कभी कभी इंसान की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति नफरत नहीं होती, बल्कि सुंदरता को हमेशा के लिए बचा लेने की चाह होती है। इंसान प्रकृति की सुंदर चीजों को देखकर उन्हें अपने पास रखना चाहता है। फूलों को किताब में दबाकर, तितलियों को शीशे के फ्रेम में सजाकर या यादों को तस्वीर में कैद करके। लेकिन क्या होगा अगर यही जुनून धीरे धीरे एक खतरनाक मानसिक विकृति में बदल जाए। जापानी मनोविज्ञान में एक विचार है, जब इंसान किसी चीज को इतना सुंदर मानने लगे कि वो उसके बदलने, बूढ़ा होने या खत्म होने के डर से उसे समय से हमेशा के लिए रोक देना चाहता है। यही सोच कभी कभी इंसान को एक अजीब रास्ते पर ले जाती है, जहाँ कला, विज्ञान और पागलपन के बीच की सीमा मिटने लगती है। तो दोस्तों, आज की कहानी है 2025 की जापानी सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा ह्यूमन स्पेसिमेंस, जो कि मशहूर जापानी थ्रिलर एनिमे मांगा द किडाइचिनी केस फाइल्स की एक बेहद चर्चित केस द बटरफ्लाई मर्डर केस से प्रेरित लगती है। तो आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे परत दर परत खुलते कुछ ऐसे रहस्य को जिनके पीछे छिपी है ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी और जटिल मनोविज्ञान। कैसे इंसान के भीतर पनपने वाले ये सोच, उसकी इच्छाएं, असुरक्षाएं और पहचान की तलाश धीरे धीरे एक अलग रूप ले लेती है, और ये भी कि एक विकसित होती मनोवृत्ति आखिर कैसे समाज, परिवार और जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है। तो चलिए मेरे साथ इस मर्डर केस को सॉल्व करने की सफर में। जापान के पहाड़ों से घिरे हुए जंगल में एक आदमी को 6 लाशें ऐसी अजीब सी हालत में मिलती है, और अचंभे की बात है कि वो सभी लाशें 16 से 17 साल के लड़कों की है, जिन्हें मारकर अलग अलग प्रकार की तितलियों में बदल दिया गया है। ये खबर बाहर आते ही पूरे जापान में सनसनी फैल गई। अभी ये खबर सुर्खियों में ही थी कि एक सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी ने इन लड़कों को मारने का गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन डरने वाली बात यह है कि उसके चेहरे पर कोई शिकंज तक नहीं थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो मालूम चला कि उन मरे लड़कों में से एक उसका अपना खुद का बेटा भी था। वह आदमी अजीब से मानसिक विकृति रखता है। उसे उन लाशों को लाश कहने से परहेज है। वो उसके लिए उसकी कला का नमूना है। इसके साथ ही कहानी 44 साल पीछे लौट जाती है, जब सिंजीरो 6 साल का था। उसके पिता यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। एक दिन वो जापान के शहर से दूर अपने परिवार के साथ जंगल जा बसता है। वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। दिन भर तितलियों के पीछे भागता, उन्हें पकड़ता, लेकिन एक दिन से ज्यादा कोई नहीं बचता। तो एक दिन सिंजीरो को मायूस देख उसके पिता ने उसे तितली का नमूना बनाना सिखाया। कैसे पहले उनके सीने को हल्का सा दबाकर उसे बेहोश किया जाता है और दर्द कम से कम हो, फिर केमिकल्स इंजेक्ट करके उन्हें सड़ने से बचाना होता है। तितली का नमूना बनाने का सबसे अच्छा समय तब है जब वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, नहीं तो उनकी सुंदरता यूं ही बीत जाएगी। पिता बेटे से कहता है, जब तक तितली जिंदा है वो इस दुनिया की है, लेकिन जब वो नमूना बन जाए तो उस पे बस तुम्हारा हक है। और ये बात उस नन्हे 6 साल के बच्चे के मन में क्या असर डाल रही है, ये तब किसी को अंदाजा नहीं था। और उस दिन के बाद से सिंजीरो पूरी तरह तितलियों की दुनिया में डूब गया। उसने तितलियों के बारे में बहुत से अनोखी बातों का पता लगाया, जैसे तितली की आंखें इंसानों से कहीं गुना ज्यादा रंगों को देख सकती है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक औरत अपने पति और बेटी के साथ आई। वो औरत एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। उसने सिंजीरो के पिता को उसकी एक पेंटिंग बनाने को कहा था। वहाँ सिंजीरो पहली बार मिलता है नाओमी से, और पहले ही दिन उनकी दोस्ती भी हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी तितलियों के लिए उनका आकर्षण। नाओमी की एक खास बात है, उसके पास टेट्रोक्रोमैटिक विजन है, यानी कि एक आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा वो 10 करोड़ रंग देख सकती है। और तब से सिंजीरो उसे क्वीन बटरफ्लाई कहने लगता है। उसी साल की सर्दियों में नाओमी की माँ चल बसी, और कुछ समय बाद सिंजीरो के बाबा भी बीत गए, जिसके बाद सिंजीरो अपनी माँ के साथ वापस शहर की भीड़ भाड़ में शामिल हो गया। पीछे छूट गया जंगल और तितलियां। समय के साथ नाओमी उसकी यादों से धुंधली पड़ गई। सिंजीरो अब एक यूनिवर्सिटी में जूलॉजी का प्रोफेसर है। अचानक एक दिन नाओमी का उसे खत आया। अपनी गजब की आंखों की रंगों की ताकत से वो अमेरिका की एक जानी मानी आर्टिस्ट बन चुकी है। अब समय गुजरता रहता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में शादी करते हैं, बच्चे हुए, और अपने जीवन साथी की गुजर जाने के बाद भी ये खतों का आना जाना कभी नहीं रुका। 1 महीने पहले नाओमी का उसे कॉल आया कि वो जापान में एक आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसमें हाई स्कूल के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को चुना जाएगा
और ये कैंप होने वाला है उसके जंगल में, जो कभी सिंजरो का घर था, जहाँ की तितलियों की दुनिया वो बचपन में ही छोड़ आया था। कैंप में सिंजरो के इकलौते बेटे इतारो को भी इनवाइट किया गया। सिंजरो ने भी पुरानी जान पहचान के चलते बिना सोचे हामी भर दी। वहाँ पहुँचने पर पहले से ही बाकी 5 लड़के मौजूद हैं, जो इस आर्ट कंपटीशन में इतारो के साथ हिस्सा लेंगे। अगले दिन नाओमी बताती है कि उनका पहला काम है नाओमी की बेटी एना की पोर्ट्रेट बनाना। जिसका काम सबसे अच्छा होगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा और मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये हर किसी के लिए जैकपॉट जीतने जैसा था। आखिरकार नाओमी जैसी एक मशहूर कलाकार का शागिर्द बनने का मौका रोज रोज नहीं आता। अब यहाँ अपने पुरानी जगह पर वापस आने के बाद और खासकर नाओमी से मिलने के बाद सिंजरो की दबी हुई इच्छा फिर से अंगड़ाई लेने लगती है। वो भी नाओमी की आंखों की दुनिया की ही तरह अपनी एक दुनिया चाहता था। जो इच्छा समय के साथ कहीं दब चुकी थी वो फिर से उभरने लगी और तभी उसने कैंप में आए बच्चों की पीठ पर रंग बिरंगी तितलियों के पंख देखे। सिंजरो के मन में बिजली सी कौंध गई। इसी पल में उसे जैसे कुछ समझ आ जाता है। फिर वो उन सबको अलविदा कहकर 10 दिन के बाद लौटने का वादा करके आर्ट कैंप छोड़कर टोक्यो लौट आता है और आते ही उसने उन तितलियों को बनाने की योजना शुरू कर दी। उसे मालूम था कि ये काम दुनिया के सामने आते ही उसकी निंदा होगी, मगर फिर भी वो ये करना चाहता था ताकि नाओमी की बराबरी कर सके। बच्चों को इंसानी नमूनों में बदलने का विचार उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह छा गया। उसके वापस आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसे अस्पताल से नाओमी का कॉल आता है। उसे भी उसकी माँ की तरह वो लाइलाज बीमारी है। उसे जल्दी अमेरिका वापस जाना होगा क्योंकि जापान में इसका इलाज मुमकिन नहीं। नाओमी सिंजीरो से कहती है पहाड़ के आर्ट कैंप के बच्चों को उनके घर वापस छोड़ देना और उसकी बेटी एना अपनी माँ को लेकर अमेरिका रवाना हो गई। चाबी मिलते ही आर्ट कैंप लौटने के बाद भी सिंजीरो ने बच्चों से उनके कांटेक्ट नंबर लिए और कहता है नाओमी के वापस आते ही वो उनसे दोबारा कांटेक्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि सिंजीरो अब खुद ही नाओमी का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। फिर सिंजीरो एक एक कर अपने काम को अंजाम देना शुरू करता है। वो 5 लड़कों को अलग अलग तितलियों में बदलता है जो कि उनकी पर्सनालिटी, उनके टैलेंट और इनर साइकोलॉजी के अनुसार होता है। सबसे पहले लड़के को मारकर उसे बनाया गया ब्लू मॉर्फी बटरफ्लाई नमूना, जो एक प्रेस्टिजियस आर्ट स्कूल में पढ़ता था और वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट था। वो नीले रंग से बहुत ऑब्सेस्ड था। नीला रंग रॉयल्टी को दिखाता है। वो लड़का भी राजशाही सपनों की जिंदगी जीता था और वही झलक उसकी आर्ट में झलकती थी और उसे साइकोलॉजिकली इस तरह कनेक्ट किया, जो कि ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई को सिंबलाइज करती है। ड्रीम लाइक ब्यूटी, बिल्कुल उस लड़के की तरह। दूसरे लड़के को नमूना बनाया पांसी बटरफ्लाई, क्योंकि वो लड़का ग्राफिटी आर्ट करता था जो कि अक्सर रेबिलियस काइंड ऑफ नेचर को दिखाता है। बाहर से लोग उसे खतरनाक समझते थे, लेकिन असल में वो एक गलत समझा गया टीनेजर था और उसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन ये था कि पांसी बटरफ्लाई के पंख भी भड़कीले, चेतावनी से भरे रंग के होते हैं, लेकिन वो जहरीले नहीं होते। यही कॉमन चीज दोनों में थी। वो लड़का बाहर से उग्र लेकिन अंदर से नुकसान न पहुंचाने वाला था। अब तीसरा नमूना बनाया जाता है ऐसे लड़के को जो एक डांसर था। उसकी पर्सनालिटी जिंदा दिल वाली थी, पॉजिटिविटी और इंथुजियाज्म से भरी, जैसे रेड एडमिरल बटरफ्लाई की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इनका साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनता था ब्राइट रेड कलर्स, एनर्जेटिक, पैशन, यानी सिंजीरो के लिए वो लिविंग एनर्जी का सिंबल था। अब चौथा लड़का कलर ब्लाइंड था। उसे दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती थी, ठीक कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई की तरह जो यूवी लाइट देख सकती है। उस लड़के की पेंटिंग भी वैसे ही हुआ करती थी, इंक वॉश पेंटिंग, जिसमें ब्लैक इंक को अलग अलग मात्रा में पानी के साथ मिलाकर हल्के और गहरे शेड्स बनाए जाते हैं। और यहाँ साइकोलॉजिकल कनेक्शन ऐसा बनता है कि कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई भी बाकी तितलियों से अलग खास होती है। वो ऐसे रंगों को देखती है जो इंसान नहीं देख सकते। दोनों का सिंबल यही है कि दोनों ही शायद दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। और आखिरी लड़के को मोनार्क बटरफ्लाई के नमूने में बदला जाता है। वो आखिरी लड़का एक न्यूज़पेपर इलस्ट्रेटर था जिसे अपनी यूनिक स्टाइल और कंट्रोवर्शियल कंटेंट के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिलता था। उसका मोनार्क बटरफ्लाई से साइकोलॉजिकल कनेक्शन ये निकाला गया कि मोनार्क बटरफ्लाई भी आइकॉनिक और झट से पहचान लिए जाते हैं और उसके पंख न्यूज़पेपर पेजेस जैसे पैटर्न्स बनाती है। और वो एक तरह की केमिकल छोड़ता है, फेरोमोन्स, मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। चूंकि ये फेरोमोन्स सभी तितलियां रिलीज नहीं करती, जिस वजह से
ये एक तरह की कंट्रोवर्सी को दर्शाता है, बिल्कुल उस लड़के की तरह। और सबसे आखिर में उसने अपने बेटे इतारू की पीठ से भी तितली के पंख उड़ते हुए दिखे और उससे पूछा कि उसे कौन सी तितली सबसे ज्यादा पसंद है। पेपिलो ब्लूम इतारू की पसंदीदा तितली थी और सेंजिरो ने उसे उसी तितली में बदल दिया। अब पेपिलो ब्लूम बटरफ्लाई से उसकी साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्या है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा, तो कहानी में बने रहना। इसके साथ ही सेंजिरो की गवाही खत्म हुई। देखने से ऐसा लगता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, वो बस मौत की सजा चाहता है। लेकिन कहानी का आईना पूरी तरह साफ नहीं है, अभी और भी रंग इस कहानी में दिखने बाकी है। इंसान जो तितलियों से भी ज्यादा रंगीन है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे ट्विस्ट को समझा जाए, जो कि होगा सेंजिरो के बेटे इतारू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी का नजरिया। इतारू बचपन से ही आर्ट स्कूल तो गया और शुरुआत में किसी भी तस्वीर को हूबहू अपनी पेंटिंग में उतार सकता था, लेकिन अफसोस उसकी प्रतिभा यहीं तक सीमित थी। किसी किसी चीज को देखकर उसे वैसे ही बना देना, इससे ज्यादा वो अपनी प्रतिभा को निखार ही नहीं पाया। जल्दी उसे इस बात का एहसास हो गया और वो पेंटिंग बनाना छोड़कर फोटोग्राफी करने लग जाता है। फिर एक दिन अपने दादा की वो वीडियो उसने इंटरनेट पर देखी जिसमें उन्होंने इंसान को नमूने में बदलने की बात की थी, और उसी शाम सेंजिरो ने उसे नाओमी के आर्ट कैंप के बारे में बताया। वहां पहुंचकर भी उसे लगा कि बाकी स्टूडेंट्स की असली प्रतिभा के सामने उसकी नकल करने की प्रतिभा की कोई जगह नहीं है। मगर तब नाओमी उसके अंदर हिम्मत जगाती है। वो जिस दुनिया को अपनी आंखों में रखता है उसे वो देख सकता है, उसे बस निडर होकर उसे व्यक्त करना होगा। और पहली बार इतारू को लगा कि उसके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का एक ही रास्ता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि नाओमी पहाड़ी जंगलों के बीच कुछ कांच के बॉक्स का सेटअप लगा रही है, जिसमें वो उन बच्चों की बनाई पेंटिंग्स को रख सके ताकि प्रकृति के सौंदर्य और उन 6 लड़कों की कला का मिलन बखूबी दिखाया जा सके। और वही सबसे पहले इतारू को उन लड़कों की पीठ पर तितलियों के पंख नजर आते हैं, जैसे कि वो कह रहे हो कि उन्हें मनुष्य जीवन से मुक्त करके पूर्ण रूप से तितली बना दिया जाए। इतारू अपने इस फितूर को दबाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे खुद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उसके लिए अब वे इंसान नहीं बल्कि ऐसे कोश में कैद आत्माएं हैं जो तितली बनने को तैयार है। इतारू पहले उनके शरबत में नशे की दवा मिलाकर बेहोश करता है और फिर उन्हें मारकर अपनी अद्भुत क्रिएशन में बदल देता है। लेकिन इस दौरान एक अनहोनी हो जाती है। उसके पिता सेंजिरो को संजोग से कंप्यूटर में रखी फाइलें मिल गई जिनमें इतारू की पूरी प्लानिंग लिखी हुई थी, उसके प्रेरणा का स्रोत, इंसानी नमूने बनाने की प्रक्रिया, सब कुछ। शुरुआत में सेंजिरो ने खुद को समझाया कि ये शायद उसके बेटे का मानसिक दबाव में लिखा गया कोई पागलपन भरा उपन्यास है और तस्वीरें शायद एआई से बनी हो। मगर जब वो फिल्म डेवलप करने वाले अंधेरे कमरे में पहुंचा तो उसे और भी खूनी और भी निर्दयी तस्वीरें देखने को मिलती है। उसी पल उसके मन की सारी झूठी तसल्ली चकनाचूर हो जाती है। कांपते हाथों से उसने दीवारों पर टंगी तस्वीरें निकाली। डर की लहरें उसे समंदर की तरह डुबोने लगी। वो तुरंत उस जंगल की ओर गाड़ी लेकर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जिसका उसे डर था। 5 ठंडी पड़ी लाशें। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई और वो वही उल्टी कर देता है। तभी सेंजिरो को एहसास हुआ कि उसका बेटा तो कब का पागल और विकृत हो चुका था। अब कहानी को अगर हम इतारू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका दिमाग एक डिस्टॉर्टेड आर्टिस्टिक जस्टिस में विश्वास करता है, यानी कि वो खुद को खूनी नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने वाला आर्टिस्ट समझता है। उसके लिए हर लड़का एक सिंबॉलिक बटरफ्लाई बन जाता है। उनके रियल सेल्फ को वो अपने आर्टवर्क के जरिए एक्सपोज करता है। इतारू के लिए वो पहला लड़का बाहर से बिल्कुल वेल मैनर्ड और कल्चर्ड था, लेकिन अंदर से वो बहुत नैरो माइंडेड था। उसके लिए नीला रंग एक परफेक्ट ब्यूटी था जिसके पीछे वो ऑब्सेस्ड था। मगर एक दिन जब उसने एक बेघर आदमी को नीले टेंट में रहते देखा, उसी वक्त उसके नीले रंग को लेकर जो पवित्रता की तस्वीर थी वो नष्ट हो गई और उसने उसकी झोपड़ी जला दी। उस लड़के की साइकोलॉजी ये थी कि वो सुंदरता को इतना पॉजिटिव बनाकर देखता है कि वो खुद एक इल्यूशन में जी रहा था। मतलब उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से वो सच नहीं था और कभी भी वो टूट सकती थी। ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई की तरह जो सिर्फ ऊपर सतह से ही खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन असलियत में बस एक दुर्बल कमजोर छलावा है। अब दूसरा नमूना पैंसी बटरफ्लाई में बनाया गया, जिसके पंखे भड़कीले रंगों के तो होते हैं
मानो जहरीले हो, मगर वो बस दिखावटी के लिए है और अंदर से खाली, बिना किसी पॉइजन के। वो लड़का ग्राफिटी आर्टिस्ट था। पूरी दुनिया उसे रेबिलियस जीनियस समझती थी, लेकिन इतारू को लगता था कि उसके आर्ट में कोई सच्चाई या असलीपन नहीं है, बल्कि हेलुसिनेशन से बना आर्ट है। असल में वो ड्रग एडिक्ट था और उसी हेलुसिनेशन में वो पेंट करता था, जिसमें कोई इमेजिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो बिल्कुल खाली थी, उस बटरफ्लाई की तरह जो बाहर से भड़कीला दिखता है, जैसे कि जहरीला हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आते हैं तीसरे विक्टिम पर, जो एक समय में जापान का फेमस डांसर था, मगर उसके अतीत के कुछ ऐसे गहरे राज भी थे। इतारू के नजरिए से उसकी ये जिंदा दिल, एनर्जी और पैशन सब असल में उसके हिंसक अतीत, बहाए गए उन खूनों को छुपाने का एक मुखौटा है। ठीक रेड एडमिरल बटरफ्लाई के बोल्ड पैटर्न्स भी उसे ड्रामेटिक पर्सनालिटी का सिंबल बनता है। एक लाल गुलाब का फूल हमेशा उसके पास रहता है, जो उसके घटी अतीत को झलकाती है। अब चौथा विक्टिम, जो कि कलर ब्लाइंड था, उसकी दुनिया को देखने का नजरिया बाकियों से अलग था। लेकिन एक और वजह है उसकी दुनिया को अलग देखने की, कि उसकी जिंदगी फैमिली की प्रेशर, ट्रॉमा और फिर खुद की जान देने, इन सब से जुड़ा हुआ था। इतारू को उसमें एक अलग अजीब सी खूबसूरती दिखाई देती थी। शायद वो दुनिया की सच्चाई को सबसे करीब से देख सकता था, कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई की तरह, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकती है, ऐसे रंग जो इंसान नहीं देख सकते, यानी दुनिया को देखना मगर बाकियों से अलग तरीके से। और पांचवा विक्टिम था एक न्यूज़पेपर इलस्ट्रेटर, जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाता था, मगर जानबूझकर। उसे पब्लिक आउटरीच में बड़ा मजा आता था। इसी कारण इतारू को लगता है कि वो बस एक अटेंशन सीकर है, बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाई की तरह, जो खूबसूरत तो है और देश भर में जानी जाती है अपने फेरोमोन्स के लिए, जो केमिकल सिर्फ वही छोड़ता है मादाओं को आकर्षित करने के लिए, जो कि एक कंट्रोवर्सी के समान है, जिसकी रेपुटेशन ही टॉक्सिक है। पूरी योजना तैयार करने के बाद उसने उन्हें नींद की दवा डाली हुई शरबत पिलाकर उन्हें मार डाला। शवों को पहले फ्रिज में रखना पड़ा ताकि वो सड़े नहीं, तभी जाकर वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी कर सका। इधर सिंजिरो का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था कि एक दिन एक नया डिजाइन ड्राइंग इतारू की टेबल पर तैयार था, एक और मानव नमूने का। उस पर साफ लिखा था कि अगला शिकार नायोमी की बेटी एना होगी, और तारीख भी तय थी। दराज में रखी नींद की गोलियां इस बात की पुष्टि कर रही थी कि योजना पूरी तरह तैयार है। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर इतारू ने एक माफीनामा लिखा। जिस इंसान के लिए उसके मन में सबसे ज्यादा अपराध बोध था, वो उसका पिता सिंजिरो था। उसी रात उसने खुद आगे बढ़कर सिंजिरो के लिए खाना बनाया। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान पिता और बेटे ने फिर तितलियों की बात की, और तभी सिंजिरो ने वो सवाल पूछा, तुम्हारी पसंदीदा तितली कौन सी है? उस वक्त सिंजिरो बड़ी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे ने खुद को विशैली ग्रीन एमरल्ड स्वॉलोटेल तितली क्यों कहा। अब सब कुछ जानने के बाद सिंजिरो को आखिरकार सारी बात समझ में आ गई। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा। उसने तय किया कि वो अपने बेटे का अपराध अपने सिर ले लेगा, लेकिन उसे दुनिया में और तबाही मचाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसी वक्त सिंजिरो ने फैसला कर लिया अपने ही हाथों से अपने बेटे की जिंदगी खत्म करने की, ताकि ये त्रासदी यहीं रुक जाए। और फिर उसने अपने ही बेटे को उसकी पसंदीदा स्वॉलोटेल बटरफ्लाई में बदल दिया। अब जैसे ही हमें लगता है कि कहानी यही खत्म है, तभी तीसरा पहलू का आईना सामने आकर खड़ा हो गया। सिंजिरो के जुर्म कबूल कर लेने के 3 साल गुजर चुके थे। जब वो जेल में सजा काट रहा था, एक दिन उसे अचानक एना का एक खत मिलता है, एक पेंटिंग के रूप में, जो इतारो ने मरने से पहले बनाई थी। एना की पोर्ट्रेट और ऊपर की तरफ 2 तितलियां बनी हुई है। उस पेंटिंग के पीछे एना ने लिखा था, नायोमी की 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो चुकी है, और मरते समय वो जिस इंसान को सबसे ज्यादा याद कर रही थी, वो सिंजिरो ही था। पढ़ते पढ़ते सिंजिरो ने अचानक एक सवाल किया। 3 सालों से उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। उसे कभी ये यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा अचानक ऐसा राक्षस कैसे बन गया। नोटबुक में लिखे कारण बहुत डिटेल्स में थी, लेकिन वो अपने बेटे को तो जानता था, और वो वजह उसे अधूरी और बनावटी लगती थी। सिंजिरो कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। एना का खत, उस पेंटिंग में बनी वो 2 तितलियां, जिसका क्या मतलब बनता है? उसके बेटे ने वो तस्वीर क्यों बनाई? और अंत में जाकर उसे समझ में आया कि असल में उसका बेटा जहरीली ग्रीन एमरल्ड स्वॉलोटेल तितली नहीं था,
बल्कि वो उसका ही मिमिक द ग्रीन स्वॉलोटेल बटरफ्लाई था, जिसे पैपिलो ब्लूमेई भी कहा जाता है, और जो असली जहरीली तितली की तरह नकल करता है लेकिन खुद जहरीला नहीं होता। ये सुनते ही ऐना के चेहरे की मुस्कान जम गई। सिंजिरो को इसका अंदाजा हो चुका था। वो कहता है, मुझे मौत की सजा मिल चुकी है और मरने से पहले मैं अपनी बेटी की सच्चाई जानना चाहता हूँ। आखिरकार उसने अपने ऊपर सारे अपराध क्यों ले लिए? एक लंबी चुप्पी के बाद ऐना ने धीरे से कहा, मैंने किया था। अब ऐना अपनी कहानी बताना शुरू करती है। ऐना हमेशा अपनी माँ की छाया में जीती रही थी। नायोमी एक महान कलाकार थी जिसके पास दुर्लभ टेट्रोक्रोमेटिक विजन थी, रंगों को समझने की असाधारण क्षमता। लेकिन ऐना को ये गुण विरासत में नहीं मिल सका। जब जब उसकी माँ इस बात का जिक्र करती, ऐना उसकी आंखों में छिपी निराशा देख लेती जो उसके दिल को सुई की तरह चुभती थी। और फिर वो दिन आया जब नायोमी ऐलान करती है कि वो अपनी विरासत के लिए अजनबियों में से किसी एक को चुनेगी। ऐना टूट गई। खुद की सगी बेटी होते हुए भी वो अयोग्य समझी गई। उसके अंदर नफरत का ज्वालामुखी फूट पड़ा। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और एक खौफनाक योजना बनाई। अगर सारे प्रतियोगी मर जाते हैं तो विरासत पाने वाला कोई बचेगा ही नहीं सिवाय उसके। और यहीं से इस भयानक कहानी का असली सच सामने आता है। नायोमी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद जब वो इलाज के लिए अमेरिका लौट गई, तब ऐना ने अपनी इच्छा से पीछे रुककर घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन हकीकत में उसकी हत्या की योजना शुरू हो चुकी थी। उसका इरादा साफ था कि उन सबको कला में बदलकर अपनी माँ को ये साबित करना था कि वो भी उसी स्तर की कलाकार है। उसने 6 गिलास तैयार कर उसमें चुपके से नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही एक एक करके सभी बेहोश होते गए, ऐना बिना हिचक उन्हें जहर का इंजेक्शन लगाती है, इतारू को छोड़कर। बाकी सभी वही मार दिए जाते हैं। लेकिन ऐना ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। इतारू समय से पहले ही जाग जाता है। बेसमेंट से आती आवाज का पीछा करते हुए जब वो वहां पहुंचा तो उसने वो दृश्य देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐना लाशों के बीच खड़ी है। ऐना उसे कुछ सफाई देती उससे पहले ही उसने ऐना के हाथ से औजार छीन लिया। इतनी सुंदर मानव शरीर को यूं ही बेतरतीब से काट देना एक अपराध होगा। इन्हें तो सही रचना मिलनी चाहिए। और फिर दोनों ने मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दिया। लेकिन जब उन नमूनों को जंगल में स्थापित किया गया तब ऐना टूट गई। ईर्ष्या से जन्मे इस रास्ते ने उसे किस अंधे कुएं में ढकेल दिया, यह एहसास अब जाकर उस पर बरसा है। वो रो पड़ी, पर इतारू बिल्कुल बेपरवाह होता है। वो तस्वीरें लेने में डूबा था और अपने अगले काम की कल्पना कर रहा था। ऐना की कहानी सुनकर भी सिंजिरो के मन की शंका दूर नहीं होती। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसके अंदर एक सवाल लगातार चुप रहा होता है, उसका बेटा ऐसा क्यों करेगा? जरूर कोई और वजह रही होगी। सिंजिरो ने सीधा पूछा, क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? ऐना साफ इनकार कर देती है। उसके मुताबिक ये सभी उसी की योजना थी। लेकिन सिंजिरो जानता था कि ऐना को तितलियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो अलग अलग तितलियों की विशेषताओं पर आधारित इतनी जटिल मानव कला कैसे रच सकती थी? इतनी गहराई और जटिलता कुछ ही समय में संभव नहीं, जब तक कि वो कोई सदी में एक बार जन्म लेने वाली प्रतिभा ना हो, या फिर वो भी एक नकल करने वाली तितली हो। सिंजिरो ने मन ही मन यही निष्कर्ष निकाला कि ऐना भी वही द ग्रीन स्वॉलोटेल तितली है जो असली जहरीली एमेरल्ड स्वॉलोटेल तितली की नकल कर रही है, ताकि सारा दोष अपने ऊपर ले सके। और जब ये सारी संभावनाएं सिंजिरो ने एक एक कर हटाई तो अब सिर्फ एक नाम बचा, नायोमी। ये सुनते ही ऐना के चेहरे पर घबराहट साफ उभर आई और सिंजिरो समझ जाता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। असल में ये पूरी योजना शुरू से ही नायोमी ने रची थी। उन किशोरों की किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उन्हें चुना जाता है। बस नायोमी को यह अंदाजा नहीं था कि वो अचानक इतनी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगी कि उसे जाना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने अंतिम क्रिएशन की जिम्मेदारी ऐना को सौंप कर जाती है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी इसे पूरा करे, लेकिन ऐना किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब नायोमी उसका मानसिक रूप से शोषण करती है। उसे इस तरह समझाती है कि वो लोग तो मरने के काबिल है, वो खुद मरना चाहते हैं। तुम हत्या नहीं कर रही बल्कि दुनिया को शुद्ध कर रही हो, उन्हें मुक्ति दिला रही हो। और अगर वो ये काम पूरा कर देती है तो वो नायोमी की इकलौती वारिस बनेगी, एक ऐसी विरासत की जो कला के नाम पर इंसानियत की कब्र पर खड़ी थी। आखिरकार ऐना अपने माँ के शब्दों के आगे झुक गई। यही तक सिंजिरो को भी लगा
कि यही पूरी सच्चाई है, मगर तभी एना सिर हिलाकर कहती है, नहीं, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एना आगे बताती है कि उसकी माँ की एक शर्त थी कि सेंजिरो इसे अपनी आंखों से देखे, लेकिन माँ के पूछने पर एना ने झूठ कह दिया कि सेंजिरो का इससे कोई लेना देना नहीं है और वो बाद में उसे तस्वीरें भेज देगी। बस इतना सुनना था कि नायोमी टूट पड़ी। वो अपनी बेटी को निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहती है, जो उसका एक काम भी ठीक से नहीं कर पाई। और तब एना समझती है कि वो अहम इंसान जिसकी जगह एना इतना कुछ करके भी नहीं ले सकी, वो हमेशा से सेंजिरो था और एना तो सिर्फ एक विकल्प, एक ऑप्शन थी। लाशों को काटने छाटने के दौरान एना ने एक और भयावह खोज की। उसे एहसास होता है कि उसके पास भी टेट्रोक्रोमेटिक विजन है, 4 रंगों को देखने की दुर्लभ क्षमता। वो हमेशा से ये क्षमता रखती थी, बस कभी उसे पहचान नहीं पाई। और जब उसने अपनी माँ की छोड़ी हुई चीजों को खंगाला तो उसे एक अधूरी पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग में जो रंगों का इस्तेमाल किया गया था वो भद्दा और रूखा था। उसमें नायोमी की पहली वाली प्रतिभा का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एना सच्चाई से रूबरू होती है कि नायोमी काफी समय पहले ही अपनी वो असाधारण दृष्टि खो चुकी थी। एक जन्मजात प्रतिभा से एक असाधारण इंसान में गिर जाना, ये सच्चाई नायोमी सह नहीं पाती। वही पीड़ा, वही अपमान, वही डर उसे धीरे धीरे भीतर से खा गया और वही यातनाएं उसे पूरी तरह पागल कर देती है। तभी सब कुछ साफ हो गया। सेंजिरो को समझ आ जाता है कि इतारो ने जानबूझकर खुद को नमूना बनने दिया था। उस दिन कंप्यूटर पर छोड़ी गई फाइल्स, डार्क रूम में जानबूझकर टांगी गई तस्वीरें, सब कुछ एक वेल प्लान्ड, सोची समझी चाल थी। उसका बेटा जानता था कि जब सेंजिरो उन्हें देखेगा तो वो पहाड़ों में जाकर लाशों की पुष्टि करेगा। ये सब सिर्फ एक झूठ था। असल में वो चाहता था कि उसका पिता निराशा और भय में उसे अपने ही हाथों से मार दे और इस तरह उसकी इस पागलपन भरी यात्रा को वही समाप्त कर दे, क्योंकि एना के साथ देने में वो खुद को भी दोषी मानता था। सेंजिरो अपने ही हाथों से अपने बेटे को मारता है और अनजाने में उस आखिरी कला को पूरा करता है। नायोमी द क्वीन बटरफ्लाई, जिसका ये सारा रचा मंच था, वो बस यही चाहती थी कि उसकी कला को सही ऑडियंस मिले, जो था सेंजिरो। जब सेंजिरो को एहसास हुआ कि ये सब उसके बेटे की सोची समझी योजना थी तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा और वो ये सब समझ पाया क्योंकि एना द्वारा भेजी गई उस पेंटिंग पर उसके बेटे का छोड़ा हुआ एक आखिरी संदेश था। और यहीं पर ये मास्टरमाइंड साइकोलॉजिकल जापानीज ड्रामा खत्म होती है। चलिए अब मैं एक एक करके कहानी के कैरेक्टर्स का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करती हूँ। सबसे पहले इतारो का डिस्टॉर्टेड जस्टिस और आर्टिस्टिक ऑब्सेशन का होना। इतारो ने पूरी जिंदगी लोगों की आर्ट की नकल की। उसके अंदर छुपी प्रतिभा कभी सतह तक नहीं पहुँच सकी और आखिरकार उसका आर्टिस्टिक ऑब्सेशन जब बाहर निकला तो वो डिस्टॉर्टेड जस्टिस की तरह उजागर हुआ। वो न्याय जो सही या निष्पक्ष ना होकर गलत तरीके से बदला या तोड़ा मरोड़ा गया हो। वो लोगों की पर्सनालिटी और पास्ट को एनालाइज करता है। उसे लगता है कि हर इंसान की असली नेचर छिपी होती है, तो उसकी सोच भी आर्टिस्टिक जस्टिस की ओर मुड़ने लगती है। जब एना उसके जीवन में आती है तो इतारो को पहली बार लगता है कि कोई उसे समझता है। एना भी एक इमोशनल इनसिक्योरिटी और दूसरों के अप्रूवल, उनकी वैलिडिटी में जी रही होती है कि उसके लिए दूसरों की राय इम्पोर्टेंट है। दोनों की मानसिक स्थिति अलग होते हुए भी एक जगह मिलती है। एना अपनी रिकॉग्निशन चाहती है और इतारो आइडियोलॉजिकल पर्पस, यानी दोनों एक दूसरे के लिए साइकोलॉजिकल कैटलिस्ट बन जाते हैं, जिसने एक दूसरे की सोच और भावनाओं को बदलने की शुरुआत की। इस तरह वो अपनी मॉरल बाउंड्री खो देते हैं। कहानी के अंत में इतारो का खुद मौत चुनना उसकी साइकोलॉजी का सबसे गहरा हिस्सा है। उसे समझ में आता है कि उसकी आइडियोलॉजी ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, इसीलिए वो खुद को खत्म करना एक तरह का फाइनल आर्टिस्टिक एक्ट मान लेता है। आखिरी ऐसा काम जिसमें उसने अपनी भावना और संदेश डालकर पूरी तरह व्यक्त की, उसकी आखिरी प्रस्तुति। अब सेंजिरो का कैरेक्टर, वो अपने बेटे के अपराध को सिर्फ इतारो की गलती नहीं मानता। उसे लगता है कि एक पिता होने के नाते वो उसे सही रास्ता नहीं दिखा पाया, इसीलिए इस ट्रेजेडी के लिए वो भी उतना ही जिम्मेदार है। इसी गिल्ट के कारण वो ये सोचने लगता है कि इस कहानी का अंत भी उसे ही करना चाहिए। उसे महसूस होने लगता है कि इतारो अब ऐसी राह पर जा चुका है जहाँ से वापस आना मुश्किल है।
उसके अपराध सामने आएंगे, उसकी जिंदगी जेल या सामाजिक नफरत में खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शिंजिरो के मन में एक दर्दनाक विचार आता है, इतारो की जिंदगी और भी भयानक ना हो, इसीलिए वो उसे मारना एक तरह से दर्द से मुक्ति देने वाला फैसला मान लेता है, जिसे मर्सी किलिंग साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसी वजह से ह्यूमन स्पेसिमेंस में शिंजिरो का कैरेक्टर एक गहरे ट्रेजिक फादर साइकोलॉजी को दर्शाता है। अब आते हैं एना पे। इस ड्रामा में एना का कैरेक्टर सबसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनल लेयर्ड का है। उसकी साइकोलॉजी समझे बिना कहानी का असली मतलब समझना मुश्किल है। एना के एक्शंस सिर्फ जेलसी या क्राइम नहीं है, बल्कि एक गहरी इमोशनल कमी और पहचान की तलाश से जुड़ी है। एना बचपन से ही अपनी माँ नाओमी का अप्रूवल चाहती थी, लेकिन नाओमी का तवज्जो ज्यादातर प्रतिभाशाली आर्टिस्ट पर रहता। जब भी कोई नया कलाकार आता है, नाओमी उसकी कला की तारीफ करती, जिससे धीरे धीरे एना को महसूस होने लगता है कि वो अपनी माँ के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही भावनाएं उसके अंदर लगातार इनसिक्योरिटी पैदा करती रहती है। जब एना उन 5 प्रतिभाशाली लड़कों को देखती है तो उसे लगता है कि वो उसे कहीं ज्यादा खास है। वो कभी भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। उसकी पहचान हमेशा दूसरों के पीछे छिपी रहेगी। ये सोच उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है, जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगता है। एना की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे खुद नहीं समझ आता कि वो कौन है। जब कोई व्यक्ति लगातार कंपैरिजन में जीता है तो वो अपनी पहचान खोने लगता है। एना भी इसी आइडेंटिटी कंफ्यूजन में गुजर रही थी। उसका असली मकसद हत्या करना नहीं था, बल्कि नोटिस होना था, और यही सोच उसे एक्सट्रीम स्टेप्स की ओर ढकेल देता है। कहानी में एना अक्सर शांत और ऑब्जर्वर की तरह दिखाई देती है, मगर असल में उसके अंदर दबे हुए इमोशन छुपाए थे। वो अपने गुस्सा, जेलसी और दर्द को बाहर नहीं दिखाती, उन्हें दबा देती, और फिर एक दिन उसे फूटना तो था ही। अब आखिर में आते हैं नाओमी की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पर। नाओमी की साइकोलॉजी पूरी कहानी की जड़ है। बाहर से वो एक कल्चर्ड आर्ट लवर और मेंटर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर कला के प्रति ऐसा जुनून था जो धीरे धीरे उसे दूसरों की फीलिंग्स को सोचने समझने की संवेदनाशील से दूर करता जाता। वो खुद को साधारण आर्ट लवर नहीं, बल्कि एक सच्ची आर्ट की पहचान वाली मानती थी। इसी कारण वो आर्टिस्ट को सिर्फ इंसान की तरह नहीं, बल्कि रेयर आर्टिस्टिक स्पीसीमेंस की तरह देखने लगी। उसके मन में सुंदरता को लेकर एक गहरा ऑब्सेशन पैदा होता। वो मानती थी कि सच्ची कला वही है जो हमेशा के लिए याद रहे, मानो एक तरह से वो लड़के उसके लिए एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स हों। और ऐसे ही धीरे धीरे सुंदरता उसके लिए उस जगह पर पहुंच गई कि वो इंसान के पेन और मोरालिटी को नजरअंदाज करने लगती है। नाओमी की पर्सनालिटी का सबसे खतरनाक पहलू है उसका इमोशनल डिटैचमेंट होना। वो लोगों से भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ती नहीं है। यही कारण है कि उसकी आइडियोलॉजी दूसरों को भी एक खतरनाक दिशा में धकेल देती है। मगर वो खुद सीधे हिंसा नहीं करती, लेकिन उसकी सोच कई कैरेक्टर्स को प्रभावित करती है। उसकी बातें और उसकी आर्ट फिलॉसफी दूसरों के दिमाग पर असर डालता है, जैसे शिंजिरो पर, फिर इतारो और आखिर में उसकी खुद की बेटी पर। मगर उसकी कब्र पर आखिरी किल थी उसकी सबसे बड़ी खासियत, उसकी असाधारण रंगों को देखने की क्षमता। दुनिया के बाकी लोगों से अलग, जहां उन्हें 3 रंगों के मिश्रण दिखते थे, वहीं नाओमी 4 रंगों के स्पेक्ट्रम को महसूस कर सकती थी। और जब उसकी ये क्षमता चली जाती है तो उसे लगता है कि उसकी सबसे खास पहचान ही खत्म हो गई, यानी अब उसकी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं रही। और जब उसे अपनी बीमारी का पता चला जो कि जेनेटिक थी, तो सब मिलाकर वो अपनी एक आखिरी क्रिएशन दुनिया के लिए छोड़कर जाना चाहती थी। उन 5 लड़कों को चुनना भी एक गहरा सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल डिसीजन है। ये सिर्फ रैंडम नहीं है, इसका कनेक्शन जापानीज एस्थेटिक, फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों से जुड़ा है। उसने उन 5 लड़कों को बड़ी बारीकी से चुना था। जापानीज सिंबोलिज्म में 5 सेंसेस यानी इंद्रिया को ह्यूमन एक्सपीरियंस का पूरा रूप माना जाता है, जो होते हैं साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। नाओमी इन 5 लड़कों को ह्यूमन क्रिएटिविटी के अलग अलग सेंसरी एक्सप्रेशन की तरह देखती है, जो उसे ये सभी सेंसेस को महसूस कराती थी। ब्लू ऑब्सेस पेंटर साइट सेंस को दिखाता है, ग्राफिटी आर्टिस्ट टच सेंस को, डांस आर्टिस्ट साउंड सेंस को, कलर ब्लाइंड पेंटर टेस्ट को, जिसका परसेप्शन सबसे अलग है, और आखिर में न्यूज़पेपर इलस्ट्रेटर जो हमारे इमेजिनेशन को दिखाता है और साथ ही ये स्मेल सेंस को दर्शाता है। यानी नाओमी के लिए वो एक कंप्लीट आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम थे,
जब किसी आर्टिस्ट के काम में हर तरह की क्रिएटिविटी, इमोशन, स्टाइल्स और टेक्निक्स दिखे, यही कंप्लीट आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। यही कारण है कि इस ड्रामा ह्यूमन स्पेसिमेंस में नाओमी एक ऐसी कैरेक्टर बन जाती है जो दिखाती है कि जब कला के प्रति जुनून इंसानियत से ऊपर चला जाए तो वो विनाश का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सोच और मेरी थोड़ी बहुत एनालिसिस। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और मेरे मूवी एक्सप्लेनेशंस का तरीका आपको अगर पसंद आया, कमेंट्स में जरूर हमें बताएं और मेरे चैनल मूवीज ट्राइब को पक्के से लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।